गुड इवनिंग। जय हिंद। कौन सा एक्सरसाइज डिस्कस करना था? बिल्कुल दिमाग में नहीं है मेरे। जेई एडवांस, राइट? ओके, 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 6 to 10, 10 का ए, 8 का सी। 8 का सी यार, मैट्रिक्स प्रोडक्ट। तो तुमको लगता नहीं मैट्रिक्स प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने से 4a² f-1 कुछ इस तरह का रिलेशन आया? -3 इंटू a²। अभी यहां a² लिखूंगा, ठीक है। 4a f1 इज 3a। कुछ गलत कर दूं तो बता देना। -3 प्लस f2, ठीक है। तो कुछ लोग समझ पाए क्या कि सर लाइक दिस इक्वेशन इज गोइंग टू होल्ड फॉर a, b एंड c। जब इक्वेट किया होगा a b c तो यू विल गेट टू नो कि वो a b c के रिलेशन को हम एक इक्वेशन से रिप्लेस कर गए, सही है। एंड दिस इज व्हाट आई गेट, राइट? बात क्लियर? तो तुमको समझ में आ गया ना कि सर ये तो आइडेंटिटी बनना पड़ेगा। 2 डिग्री का इक्वेशन तो संभव ही नहीं है, हैज 3 रूट्स a b एंड c। तो इसका मतलब है ऑल कोफिशिएंट बिकम 0। बस मुझे लगता है अब इसके बाद तुम कर लोगे। अब जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है f ऑफ x, अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स गामा, उसका अल्फा बीटा गामा विद द हेल्प ऑफ 3 सॉल्व हो जाएगा। तो f ऑफ x फंक्शन ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तो तुम क्वेश्चन कर लोगे कि सर अब इसके बाद इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। 9 का a, क्यों भाई? साइन की पावर cos x को तुमने डिफरेंशिएट करके देखा नहीं कि सर साइन की पावर cos x को t मानते हैं और तुम लकी थे कि ये पूरा dt बन जाता है, ठीक है ना। टेन का ए ही तो सबसे इजी था। एरिया ऑफ रीजन बिटवीन द कर्व्स। तो इसमें बताओ अबव कौन है? ये 2 कर्व है, तो इसमें y का डिफरेंस लिख रहा हूं मैं। तो इसमें जल्दी बताओ विच वन इज बिगर, 0 से π/4। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि √1 प्लस साइन अपॉन कॉस इज बिगर। कई लोग समझ गए ना कि सर √1 प्लस कॉस अपॉन साइन, रूट कॉस। तो यार अब तुम लोग कर नहीं पाओगे। √1 प्लस साइन माइनस √1 माइनस साइन। तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी ना, तो वहां तुमको सिखाया गया होगा कि 1 प्लस साइन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है कॉस प्लस साइन का, कॉस x/2 प्लस साइन x/2। और अगला होता है कॉस माइनस साइन, मॉड विल कम। लेकिन तुमको इस बात का ज्ञान होगा कि 0 से π/4 तक कॉस बिगर होता है। तो मेरे ख्याल से मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ 0 से π/8 है। अरे x/2 है ना, तो मेरे ख्याल से कॉस इज बिगर। तो ये क्वांटिटी खोलेगी कॉस माइनस साइन। तो व्हाट इज द डिफरेंस? कॉस प्लस साइन माइनस कॉस माइनस साइन। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये 2 साइन आ गया। मुझे सही लग रहा है क्या? मुझे सही लग रहा है ना? यूजुअली तो सही लगता है वैसे। तो जीरो से π/4। तो अब किसको टी रखना है प्रॉब्लम में? अब तो पहचानो ये टी किसको रखवा रहा है। मुझे लग रहा है कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर।
सही है, तो 1 माइनस लिखा है ना, तो 10x/2 को t रखने से मुझे लगता है कि आंसर आ जाएगा, क्योंकि cos को बाहर निकालूंगा तभी तो ये 1 माइनस बनेगा। तो यार अब तुम अपनी ट्रिग्नोमेट्री अब तुम लगा लो कि सर 1 माइनस tan स्क्वायर, एंड इन ऑर्डर टू गेट आंसर आपको 10x/2 को t रखना पड़ेगा, तब आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, इसके आगे की मैनिपुलेशन यू कैन कैरी आउट। 9 का सी तो है ही नहीं, 9 में सी तो है ही नहीं, ठीक है ना। अरे लोग हिट एंड ट्रायल से करते हैं यार, एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, तो हिट एंड ट्रायल से तुम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल नहीं पाए कि सर ये ओरली x = 1 इंटरसेक्शन आ रहा था, ठीक है ना। तो x = 1 पर डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालकर m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 कर लोगे। नहीं 2 नहीं, मेरे हिसाब से 1 आया है, 1। x = 1 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, सही कहा ना मैंने, ठीक। 10 का b का 2, ओके। ये अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, है ना। इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया है इसने, एरिया बाउंडेड बाई। अब इसमें क्या होता है, एक मिनट इक्वेशन को भी लिख लेता हूं मैं, y³ 3y + x। मानते हो मुझे इस इक्वेशन से y फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो तुम सोच पा रहे हो ना कि सॉल्व कोई नहीं कर पाएगा, है ना, कि सर मुझे तो क्यूबिक सॉल्व करनी नहीं आती, तो आई कैन नॉट ऑब्टेन y इन टर्म्स ऑफ x। जस्ट फील करो कि यार इससे कुछ y इन टर्म्स ऑफ x आया होगा, मान लो, ठीक। अब हालांकि आईआईटी था जिसने तुमको परेशान नहीं किया, ठीक है ना। अगर वहीं टेस्ट सीरीज होती तो वो तुमको परेशान कर सकती थी, ठीक है। बाकी आईआईटी को भी कर देना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। उसने क्या है ना, तुमको सेव कर लिया कि जिन लोगों ने बहुत लाइटली इसे fx dx लिख के कर लिया ना, उन लोगों तक से क्वेश्चन सही हो गया, ठीक। मतलब भगवान के ऊपर विश्वास रखते हुए वो लोगों ने क्या सोचा कि यार ये ना a से b इंटरवल में पॉजिटिव ही रहा होगा, ठीक, और वो बच गए। कहीं अगर fx ने साइन चेंज कर दिया होता ना तो दिक्कत हो जाती, ठीक। तो अभी मैं बताऊंगा, इसके अच्छे वर्जन बताऊंगा भी, है ना। तो अब इसके आगे की सिचुएशन तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि सर ये तो एक fx ऐसा फंक्शन है जो कि मैं सॉल्व ही नहीं कर पा रहा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन सबको पता है ना मैं क्या करता हूं, कोई बताएगा मुझे इसके आगे की सिचुएशन क्या होनी है, मुझे क्या करना होता है। अरे एक fx जो मैं सॉल्व ही नहीं कर पाया और तुम मुझसे कह रहे हो उसको इंटीग्रेट करो, तो व्हाट विल आई डू, जल्दी बताओ कोई। ऐसी सिचुएशन के लिए मेरे पास एक आइडिया होता है। आर्यन ठीक कह रहा है, ऋतुराज ठीक कह रहा है ना, दीपक भी ठीक कह रहा है, हिंदराज ठीक कह रहा है, दीपक, हर्षित, देखो कितने सारे लोग कह रहे हैं, दीप्तम, दिव्यांशु, हिंदराज, है ना। तो आई थिंक कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर into 1 कर दीजिए, राइट, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू इंटीग्रेट f, तो मल्टीप्लाई इट बाई 1, तो x fx, और इससे आंसर आ गया x f डैश और x f डैश को यहां पर जाके कि 3y² - 3 dy/dx इज -1। अरे मैंने डिफरेंशिएट किया यार, मानते हो ये dy/dx ही f डैश है ना, तो -1 अपॉन बिकम प्लस x अपॉन
3f² - 1। तो उसने आंसर कुछ ऐसा बना करके छोड़ दिया, यहां पर उसने प्रॉब्लम एंड कर दी। एग्री करते हो सब लोग? वो f' को यू कैन पुट, है ना, फ्रॉम देयर, ये आंसर है। अब इसमें एक ऑप्शन इसको लिखना चाहिए था जो कि इसका जस्ट माइनस टाइम्स होता, एक ऑप्शन वो भी क्रिएट करना चाहिए था विच इज जस्ट माइनस ऑफ दिस। ठीक, तुम सोच नहीं रहो इस बात को कि सर ये इतनी भारी कंडीशन लिख के दी इसने, -∞, लेस देन a, लेस देन b, लेस देन -2, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो ये तुक्के से नहीं सही हो गया कि सर ये क्वेश्चन बिल्कुल टोटल तुक्के से सही हुआ है। ठीक, अब चलो थोड़ा ग्राफ पर चलते हैं। आई थिंक y इन टर्म्स ऑफ x तुमको तकलीफ दे रहा है, सही कहा ना मैंने, लेकिन तुमको लगता नहीं कि सर मुझसे x इन टर्म्स, इसको मैं पैरामीटर सेपरेट का आइडिया क्यों नहीं लगाऊं कि चलो लेट्स ड्रॉ दिस, ये करते हैं, सोचो इससे निपटाते हैं। तो यार एक्सिस चेंज कर दूं, किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ना कि यार मैं एक्स एक्सिस यहां ले रहा हूं, ये वाई ले रहा हूं, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। और ये एक बहुत ही इजी सिचुएशन है। और अब तो तुम फट से बना दोगे कि सर वर्सेस वाई बना रहे हैं हम, सही है। ठीक, तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ एक्स वर्सेस वाई, तो ये तो बहुत फट से बना लोगे तुम कि -1 and 1, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा लाइक दिस, ये ग्राफ आएगा, सही है। दिस इज 1 -1, सही कर रहा हूं ना मैं? नो मिस्टेक। एंड हियर वैल्यू at 1 it is 2, at -1 it is -2। ये अब नंबर्स पर ध्यान देते हैं। तुम x की वैल्यू a और x की वैल्यू b बोल रहे हो ना, तो x तो इस एक्सिस के अलोंग है। ठीक, अब हम a और b को दिखाते हैं। तो एज यू सेड a इज -∞ से -2, तो मानते हो a कहां है? a जो है वो यहां कहीं होगा। सर हियर इज a एंड हियर इज b। तो क्या तुमको ग्राफ से समझ में आया कि सर ये जो ग्राफ है ना आपका a b, अरे x की वैल्यू a, x की वैल्यू b, एक मिनट मैंने ऑर्डर गलत तो नहीं दिखा दिया? x छोटा नंबर है ना, a छोटा नंबर है ना, हाँ a इज लेस देन b, तो मैंने सही दिखाया राइट। दोनों -2 से लेस हैं, तो क्या तुम नोटिस कर रहे हो कि सर a से b आपका ये जो कर्व है इसकी y वैल्यूज है ना, जो f ऑफ x है वो जो y है, y ही तो fx है ना। तो मानते हो यू आर लकी कि ये जो y वैल्यू है ऑफ दिस इंटरवल वो लकीली पॉजिटिव आ रही है कि सर ये है आपका y वैल्यूज एंड दे आर पॉजिटिव, तो आप बच गए। ठीक है, जो आपने इसे fx मान के प्रॉब्लम कर दिया वो सही था, क्योंकि इन एंटायर इंटरवल a टू b योर fx इज पॉजिटिव। गॉट इट? अब इसमें पता प्रॉब्लम कैसे कर सकता था वो तुमको टेंशन में तब ला देता अगर वो ये बात लिखता कि a b से छोटा और 2 से बड़ा। अगर उसने ऐसा कुछ लिख दिया होता तो तुम दिक्कत में आ जाते कि सर 2 से मोर कुछ ऐसी सिचुएशन a b 2 से मोर। तो अब देख पा रहे हो कि सर आपका जो y है वो ये रहा, और अब आपका पूरे AB इंटरवल में
पूरे ए बी इंटरवल में योर वाई इज नेगेटिव, ये तो नेगेटिव है। तो अब अगर आप मुझसे एरिया पूछोगे, एरिया, तो मानते हो अब एरिया एफ एक्स नहीं बनेगा, अब माइनस एफ एक्स बनेगा। सोचो माइनस एफ एक्स डी एक्स, तो यहां आप फंस जाते कि यार हम तो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स करके आ गए थे, ये तो गलत आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आंसर जस्ट इसका माइनस टाइम्स हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये है ना। ओके, अप टू 15 क्विकली। इलेवन टू 15 वैसे नहीं पूछोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। 13 ओके, या 12 तो बन जाने लायक है ना, 12 थोड़ी पूछूं बताऊंगा मैं। 13 भी क्या करूंगा बता के, मेरे ख्याल से 14 बता दूं है। 13 तो यूं ही ओरली डिक्टेट कर देता हूं, एफ एक्स 1 माइनस एक्स। तो R1 के लिए तुम लोगों ने a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगा दो। R1 पढ़ी है ना, a प्लस बी माइनस एक्स, तो उससे ये 1 माइनस एक्स बन जाएगा। सर x की जगह 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तुम यूज कर लेना कि सर ये जो f1 माइनस एक्स है उसको तो आप एफ एक्स ही पुट कर लो। सही कहा मैंने। तो मुझे लगता है कि R1 इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स से रिलेट हो जाएगा, मतलब R2 से रिलेट हो जाएगा। गॉट इट? अरे वही a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद फिर जोड़ते हो ना तुम लोग कि सर R1 इज इक्वल टू यूजिंग प्रॉपर्टी -1 से 2 बिकम 1 माइनस एक्स एफ एक्स, 1 माइनस एक्स एफ एक्स। अब आप एक काम कीजिए, R1 को जोड़ दीजिए, 2R1, तो मुझे लगता है वो सिंपली एफ एक्स डी एक्स बन गया। तो 2R1 इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू R2। 14 का ऑप्शन डी। 14 अच्छा क्वेश्चन था। मैं तो कह ही रहा था कि आजकल आईआईटी में कन्वेंशनल सवाल नहीं आते हैं, है ना। कैलकुलस के जितने मिसलीनियस थॉट्स हैं सवाल उन्हीं से आता है, ठीक है। तो देखो इनइक्वालिटी का हाईफाई कंसेप्ट कि सर ये तो वो आपके वो रेक्टेंगल वाले कंसेप्ट तक के सवाल पूछने लग गए। नहीं, फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा ही हो गई आजकल इस तरह के ट्रिकी थॉट्स की। तो जो लोग सी और डी को देखना चाहते हैं ना, ए और बी तो कंपैरेटिवली आसान था। सही कहा ना मैंने कि सर ए और बी तो बहुत इजीली हो गया था। 0 से 1 इंटरवल में मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स से लेस होता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मोर हो गया। तो इस आइडिया से तुम्हारा ए और बी पार्ट हो जाता है ना कि सर यूज दिस थॉट। तो e की पावर सेम रिलेशनशिप। 0 से 1 की बात कर रहा हूं मैं, सही है। तो इससे तुम्हारा एक पार्ट तो हो गया, ए और बी में से कोई हो गया कि सर इस थॉट को यूज करके 0 से 1 e की पावर एरिया, मतलब s लिखो यार, क्यों इतना भारी इंटीग्रल लिखते हो, s इज मोर देन। तो इससे आंसर कुछ आ गया, माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स, तो 1 माइनस 1 अपॉन ई। सही कहा ना मैंने। और अगर इस नंबर से बड़ा है तो वो 1 अपॉन ई से भी बड़ा होगा, क्योंकि ये नंबर 1 अपॉन ई के कंपैरिजन में मोर है। अरे ये बेचारा जो है ना 0.5 से भी छोटा है, तो ये क्वांटिटी 0.5 से बड़ी क्वांटिटी है, तो जो 1 अपॉन ई है ना वो लेस है। मतलब ये सिचुएशन कि सर ये सिचुएशन है। सही कहा मैंने। तो ए और बी ऑप्शन दोनों एक साथ चेक हो गए। नाउ कमिंग टू सी एंड डी, इसमें रूट ई एक रफ ग्राफ बनाते हैं। ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का एक रफ ग्राफ मानते हो, घट रहा है फंक्शन 0 से 1, 1 0, ठीक। 1 बाई ई 1, ठीक है। अब तुमको ये 1 अपॉन ई रूट ई
वन अपॉन रूट ई को देख करके कुछ फीलिंग आ रही है कि सर इस फंक्शन की आप 1/√2 पर वैल्यू निकालो, है ना? किस पॉइंट पर तुमको रूट ई चाहिए ना, रूट ई मतलब ई की पावर हाफ, वो भी -12, तो वो 1/√e। तो क्या दिख रहा है कि मैं एक्स को क्या वैल्यू दूं -12 बनाने के लिए? तो 1/√2 मेरे हिसाब से 1/√2 सही। तो अब मैंने सिंपली क्या किया, मैंने कहा कि तुमको एस लेस ट्राई करना है या एस मोर ट्राई करना है? पहले एस लेस ट्राई करते हैं। तो एस लेस के लिए रेक्टेंगल ऊपर बनाते हैं। क्या मैं कह सकता हूं एस इज गोइंग टू बी लेस देन दीज टू रेक्टेंगल्स? सोचो सोचो। तो एस लेस देन दिस रेक्टेंगल प्लस दिस रेक्टेंगल। बुद्धि लगाओ यार, मैंने क्लास में कराया हुआ है। तो ये रेक्टेंगल कितना हो गया? हाइट 1 इंटू 1/√2 प्लस ये रेक्टेंगल विड्थ 1 माइनस 1/√2 इंटू हाइट। मानते हो इसकी हाइट 1/√e है। बुद्धि लगाओ, मानते हो ये आंसर लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। डी आंसर हो गया भाई, सही। जल्दी से हाँ बोलते जाओ क्या आंसर हो गया, डी पार्ट हो गया। इनफैक्ट इसका सी पार्ट और अच्छा था, मालूम है? इसका फेवरेट तो मेरा सी पार्ट है, क्योंकि सी पार्ट पे मैंने थोड़ा सा और ट्रिकी किया था, क्योंकि एक्स स्क्वायर में फीलिंग आई नहीं मुझे कि इस आंसर को मैं एक्स स्क्वायर के थ्रू सोच नहीं पाया। तो उसके लिए मैंने ई की पावर -x की मदद से किया था कि यार -x²। अभी अभी तुमने -x को कंपेयर करके क्या बताया था कि सर x² x से छोटा तो -x² बड़ा। अभी भी तुमने ये कहा था ना। तो s इज मोर देन 0 से 1, सही। अब मैंने इस क्वांटिटी को फर्दर मोर देन ढूंढा, मोर देन, यार ये क्वांटिटी मोर देन लाते हैं, क्योंकि तुम समझ ही रहे हो कि सर अगर ये लेस आया विथ सम नंबर तो मैं s को उस नंबर से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। a b से बड़ा है, b c से छोटा है, तो बताओ a और c में क्या रिलेशन है? डोंट नो। अरे c तो दोनों से छोटा है, a से भी और b से भी, ठीक है कि सर c ना a से भी छोटा है और c b से भी छोटा है। तो क्या आप a b को रिलेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि s मोर देन दिस नंबर एंड दिस नंबर मोर देन सम अदर नंबर, तो मैं s को इस नंबर से कंपेयर कर पाऊंगा, है ना, कि ये मोर होगा। तो मैं इसे मोर ढूंढने गया और फिर मैंने आंसर को देखा, मैंने कहा आंसर में मुझे 1/√e चाहिए, सही है। तो अब मैं इस ग्राफ में चला गया कि यार e की पावर -x का ग्राफ 0 से 1, सही है। और मेरा इंटरेस्ट है 1/√e। तो मैंने कहा यार 1/√e कहां से आएगा? तो क्लिक किया कि यार हाफ से आएगा, x = हाफ, सही है। अब क्योंकि तुम दिस क्वांटिटी मोर में इंटरेस्टेड हो ना, तो रेक्टेंगल समझ रहे हो कैसे बनेंगे? नीचे, कि सर रेक्टेंगल नीचे बनाइए। योर इंटीग्रल e की पावर -x इज गोइंग टू बी मोर। कुछ लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? तो दिस क्वांटिटी इज मोर देन हाफ, ये कितना 1/√e ना, हाफ इंटू 1/√e प्लस ये कितना है 1/e, 1/e इंटू हाफ अगेन, सही है ना मेरी कैलकुलेशन? तो बस अब तुम आंसर क्या लाना है? 1 + 1/√e, 1 + 1/√e। तो आई थिंक √e कॉमन, 1/2√e कॉमन, सब कुछ ठीक है, अंडर कंट्रोल है ना। तो अब तुमको लगता नहीं कि सर ये नंबर को आप कंपेयर करो विद 1/4, इस नंबर को 1/4 से कंपेयर करो, है ना, तो तुमको फिर जवाब मिलेगा कि ये नंबर 1/4 से बड़ा है। यार सोचो ना यार,
मानते हो रूट ई, हर कोई जानता है सर रूट ई गारंटी 2 से छोटा है। सोचो रूट ई 2 से छोटा है तो 1/√e हाफ से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बुद्धि का इस्तेमाल करो कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं सोचता हूं मैं कोई वैल्यू नहीं निकाली मैं तो बस इतना सोचा कि ये 2 × 2 चाहिए था मुझे 4 के लिए, तो मैंने बहुत इजीली सोच लिया कि अरे रूट ई तो 2 से छोटा होता है तो उसका रेसिप्रोकल हाफ से बड़ा हो गया, तो मेरे ख्याल से ये प्रूव हो गया सही। लेकिन यहां तो उल्टा लिखा हुआ है, एस लेस लिखा हुआ है, तो मानते हो ये ऑप्शन गलत है। कुछ बात दिमाग में गई, इजी। ओके, अप टू 15 डन, इजी। अप टू 20 क्विकली। 2-0 नो डाउट। अब बहुत लल्लू सवाल मत पूछना, ठीक है। 17 ये तो लल्लू है, हाँ। x इक्वल टू अल्फा डिवाइड्स एरिया ऑफ रीजन। इसकी लैंग्वेज पर मत जाओ। x5 बिलोंग टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है दो क्वांटिटी वेरी कर रही है, ऑल रियल, x ऑल रियल, y ऑल रियल, अरे 2 डायमेंशन। और जब 3 क्वांटिटी x y z 3 डायमेंशन जाना होगा तो लोग R3 लिख देंगे, ठीक है ना। तो तुमको तो ड्रॉ करना आता है। y इक्वल टू x³ का ग्राफ, वो भी 0 से 1। पूरा ग्राफ मत बनाओ यार, सिर्फ 0 से 1। ये होता है x³, ये होता है x, तो y मोर देन x³ मतलब x³ के ऊपर, y लेस देन x मतलब x के बिलो, y इक्वल टू x के बिलो, x 0 से 1, x इक्वल टू अल्फा डिवाइड इंटू 2 पार्ट, ये है x इक्वल टू अल्फा, सॉरी वेट, x इक्वल टू अल्फा डिवाइड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो एक काम करो ना यार, ये जो इंटीग्रल है, तुमको लगता नहीं सर ये इंटीग्रल, तो मैं आपको ओरली बता देता हूं। x³ 1/4 और हाफ इंटू 1 ट्राइंगल माइनस, तो हाफ इंटू 1/4 कितना हुआ? हाफ माइनस 1/4, 1/4 हुआ ना, तो ये इंटीग्रल तो 1/4 है, उसका आधा हाफ। तो यार ये एरिया, इतना एरिया 0 से लेकर अल्फा तक, तुमको लगता नहीं सर हाफ ऑफ 1/4 हो गया? कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं था? गलत किया ना पूछ के, है ना, बिल्कुल भी पूछने लायक नहीं था। अप टू 20 डन। 16 फिर भी बेटर था देन 17। एरिया ऑफ रीजन y मोर देन मॉड x प्लस 3 का अंडर रूट। तो पहली बात तो तुमको समझ में आना चाहिए कि ये क्वांटिटी अब ऑल रियल पर डिफाइंड है, तो -3। तुमको लगता नहीं कि सर -3 के अबाउट सिमेट्रिक होगा? सोचो, रूट ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ, सही है, रूट ऑफ x प्लस 3 है ना, और मॉड ऑफ x प्लस 3, ये तो इवन फंक्शन हो गया ना, मतलब अबाउट सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन, नॉट इवन फंक्शन, मैंने टर्म गलत बोल दिया, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा ना, रूट ऑफ x प्लस 3 मॉड। जल्दी से हाँ बोल दो, ये सही बनाया ना मैंने, रूट नेचर का ग्राफ। नाउ स्ट्रेट लाइन x लेस इक्वल टू 6, कहीं दिखा दो 6, x इक्वल टू 6 एंड 5y लेस इक्वल टू x प्लस 9। तो ये स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी? अरे यार ये तो मेरे लिए बहुत टफ काम हो गया। x इक्वल टू -9 और y इक्वल टू
9/5। 9/5 वैल्यू कहां पर है? इसके ऊपर है क्या? 9/5 का मतलब 1.8 हुआ ना? हाँ, तो इसके ऊपर है। तो स्ट्रेट लाइन लाइक दिस ये बन रहा है। कोई इसका इंटरसेक्शन बताएगा? क्योंकि इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी भाई। ये इंटरसेक्ट कहां करता है? हिट एंड ट्रायल से तुमने ट्राई किया क्या कि सर 0 के आगे तुक्के मारे कि सर 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, कि आईआईटी के सवाल आसानी से सॉल्व होते हैं हिट एंड ट्रायल से, है ना? तो x को 1 पुट करके देखें क्या? तो x को अगर 1 रखता हूं, कहां चला गया क्वेश्चन? √4 मतलब 2, और x को 1 यहां रखता हूं, 1 + 9 10, 10/5 बिल्कुल सही है। 1 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। एकदम सही कहा था। ठीक है, आगे और कोई इंटरसेक्शन अदर देन 1? मानते हो ना रूट नेचर डिक्रीजिंग होता है, इस बात को जानते हो कि नहीं कि सर ये नेचर, ये तो डिक्रीजिंग नेचर है, स्लोप डिक्रीजिंग। तो तुमको लगता नहीं सर लाइन एक बार और काटेगी, तो ये स्ट्रेट लाइन हमेशा नीचे थोड़ी रहेगी, ये फिर कट करेगी और कट करके ऊपर चली जाएगी। तो यार एक इंटरसेक्शन और आएगा, क्या वो तुक्के से करें कि सर 6, 1 से लेकर 6 तक और नंबर ट्राई करूं? 2 √5 नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो रूट में आंसर दे ही नहीं रहा। तो कौन सा नंबर आ रहा है? 3 4 5 6 6 6 + 3 9 है ना? 6 + 3 9 परफेक्ट स्क्वायर हो गया है ना? और समझ पा रहे हो ना कि यार लाइन में हम इंटीजर पुट करेंगे तो रूट तो आएगा ही नहीं। तो जो समझदार लोग हैं वो सब समझ रहे हैं कि सर x = 6 पुट करने से y मैचिंग है। और अब ये लाइन ऊपर चली जाएगी। अरे ब्लू कलर से लाइन दिखा दो यार, अपने आप क्लियर समझ में आएगा कि सर ब्लू जो है ना वो लाइन है। ठीक है, सही है। तो मेरे ख्याल से मैंने सही दिखाया था ना, 6 पर वैल्यू 3, और स्ट्रेट लाइन से भी आ रही होगी। 6 + 9 15, 15/5 इज 3, बिल्कुल सही है, 6,3। तो अभी एरिया स्ट्रेट लाइन के बिलो 5y लेस देन, मानते हो लाइन के नीचे बनेगा और x इधर लेफ्ट में बनेगा, ठीक, और y > अंडर रूट, मतलब इस ग्राफ का एबव बनेगा। तो रीजन दिखाई दिया, कौन सा रीजन है? इस लाइन का बिलो और ग्राफ का एबव, ये रीजन। एंड व्हाट अबाउट दिस रीजन? नहीं, ये रीजन नहीं है। मानते हो सिर्फ इतना आंसर है? जल्दी से कोई हाँ बोल दो कि सर बस इतना ही आंसर है। अरे जल्दी से बोल दो, हाँ बोल दो, हाँ, कि सर बस ये एरिया होगा। समझ गए? और अब तो तुम फील कर पा रहे हो ना कि सर ये क्यों नहीं हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन करें, ट्रिपेजियम माइनस दिस इंटीग्रल, ये ट्रिपेजियम निकाल देते हैं, क्योंकि आपने ये पॉइंट तो निकाल ही दिया था। -3 के लेफ्ट में कौन सा पॉइंट था? -3 के लेफ्ट में -4, -4 + 3, सही है। और -4 स्ट्रेट लाइन से भी आया था ना, 9 - 4, 9 - 4। अरे तुक्का बहुत सही चीज है आईआईटी के लिए खास तौर से, है ना? मेंस में फिर भी थोड़ी कैलकुलेशन करवा लेते हैं, आईआईटी वाले थोड़े सही लोग हैं, ठीक है। तो -5, तो ट्रिपेजियम माइनस दिस, और ये इंटीग्रल तो कोई भी कर लेगा कि सर इसमें क्या है, -4 से लेकर -3 तक ये तुम्हारा इंटीग्रल जो है मॉड माइनस से खुल जाएगा, -(x+3) dx। और तुम लोग अपने स्किल्स लगा लेना कि सर हम कंप्रेशन, हम शिफ्टिंग लगाएंगे, फिर हम सर वो प्रॉपर्टी -b to -a प्रॉपर्टी भी लगाएंगे, क्योंकि रूट -x देख के अच्छा नहीं लगता ना,
तो लोग कहेंगे सर इसको रूट माइनस एक्स को रूट एक्स बना लो, सब पढ़ाया मैंने, एफ माइनस एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी, कुछ लोग को याद आ रहा होगा, ठीक है ना। और बस अब मैं क्या बताऊं इसके आगे, है ना। और 3 -3 से लेकर 1 तक रूट एक्स प्लस 3 करना है और ट्रिपेजियम से घटा देना है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 1 प्लस ये पता नहीं कितना आया था, 1,2 आया था, 3 इंटू डिस्टेंस 1 + 4 माइनस, यू विल गेट द आंसर। डन, सही है। प्रॉपर्टीज का अच्छा इस्तेमाल करना है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अप टू 20 डन, अब बस करो यार, अप टू 23। 18 बच्चों टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। आराम से बनाना, ट्रायंगल बना, उसके अंदर x की पावर n बना, ठीक है। ये तो तुम मतलब लैंग्वेज पढ़ते ही तुमने छोड़ दिया, मालूम है। ऐसे क्वेश्चन अगर छोड़ के आओगे ना तो मेंस में तकलीफ होगी कि सर इस तरह के क्वेश्चन तो मेंस में भी नहीं आते आजकल, ठीक है ना। ये रहा x की पावर n, और तुम तो डिपेंडेंट होते जा रहे हो मुझ पर, है कुछ ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हो। बिटवीन द साइड पी क्यू एंड कर्व, टेक अवे द रीजन बिटवीन पी क्यू एंड कर्व, ये रहा x की पावर n कर्व। तुमको शेप आज भी पता होगा, पावर 1 से बड़ी होने पर शेप ये होता है, ये 0 0 है, ये 1 1 है, और पी क्यू यही है ना, पी क्यू। तो इस रीजन का 30%, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेना, खुद निकालना, मदद मैं नहीं करूंगा। हाउ टू गेट दिस वैल्यू, कुछ लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कर लेंगे, जैसे भी करो, ठीक है। कि सर हमने तो उसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से ये एरिया निकाल दिया, फिर इस एरिया का 30% वो F2 को मिलेगा। तो ये जो भी एरिया है इसका 30%, आंसर n में आएगा। कुछ लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। डन। अरे वो कह रहा है ये जितना रीजन है ना, इसका 30% एरिया, ये लैंड है, लैंड, इतनी लैंड है, तो इतनी लैंड का जो 30% है ना वो F2 है। सही, एकदम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है यार, है ना। ये तो खेती वालों को तो समझ में आनी चाहिए ना, और हम सभी लोग खेती वाले लोग हैं, ठीक है ना। आजकल फार्मर कौन है कि सर वो टॉप से बॉटम तक सारे लोग फार्मर हैं, ठीक है ना। बस नाम चेंज हो जाते हैं, कुछ लोग खेत कहते हैं, कुछ लोग फार्म हाउस कहते हैं, ठीक है, लेकिन है तो सब एक ही। तो आई थिंक इससे n निकल आएगा। एनी अदर? अरे मत पूछो, अब मेरा मन नहीं कर रहा मुझे बताने का, है ना, कि सर ये आसान आसान से सवाल हमारे लिए छोड़ दो आप। 21 आसान है, यू कैन डू योरसेल्फ, ठीक है ना, बन जाएंगे ना। 22 ओनली, rectangles lying in the region 0 से π/2 2 sin 2x, 2 sin 2x कैसा ग्राफ होगा 0 से π/2 में, जैसा 0 से पाई में होता है। जो 19 पूछना चाह रहे हैं ना, उसके लिए मैं हिंट बता रहा हूं कि तुम शायद इंटीग्रल को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए। e⁻³ जो समझदार लोग हैं, जो लोग मुझे अब जानने लगे हैं, वो लोग पता क्या बोलेंगे, सर आप e⁻x को बाहर निकालोगे और आप इस e⁻x को गायब भी कर दोगे। कैसे? बहुत आसानी से, आप e⁻−x मल्टीप्लाई कर दोगे और इसके बाद अब आप कहोगे कि नाउ डिफरेंशिएट। जैसे डिफरेंशिएट करोगे एक लाइन में इंटीग्रल वैनिश हो जाएगा। इससे इजी नहीं हो सकता ना 19 कि सर इसके बाद अब आप सीधा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी सिंपल इक्वेशन आएगी
हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। सॉल्व द डीई नाउ। डन। ओके 22 बोला था ना। 2 sin 2x, 0 से पाई, अरे ये क्या हो गया, 2 0 से π/2 is like this. टू, सही है। तो योर y इज बिटवीन, इस रीजन में y लाई करेगा, इस रीजन में, ठीक है, 0 से लेकर लेस इक्वल टू sin 2x, ठीक है। कंसीडर ऑल रेक्टेंगल्स लाइंग, इस रीजन में तुमको रेक्टेंगल बनाना है। हैविंग वन साइड ऑन x एक्सिस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग मैक्सिमम पेरीमीटर, पेरीमीटर मैक्सिमम करना है। तो रेक्टेंगल लाइक दिस, तुमको लगता नहीं सर सिमेट्रिक होगा, क्योंकि वन साइड एक्स एक्सिस पर है रेक्टेंगल का, तो दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन इधर होगा, तो तुमको लगता नहीं कि सर ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री π/2 है ना, ये π/4, सॉरी π/4, तो π/4 से जितना लेफ्ट है उतना ही राइट होगा। बुद्धि का इस्तेमाल करो, ठीक कहा ना मैंने। तो तुम फील कर सकते हो कि सर अगर ये x है ना, मान लीजिए ये x है, तो ये पक्का π/2 माइनस x है। कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? ये x लेंथ है, ये टोटल π/2 है, तो ये भी तो x हुआ, अगर ये x है तो ये भी x हुआ, तो π/2 माइनस x, सही है ना, इजी। तो तुमको पेरीमीटर चाहिए ना, तो पेरीमीटर के लिए हाइट चाहिए, आई एम कॉलिंग दिस टू बी सम x, ठीक है। तो ये हो गया π/2 माइनस x, है ना। तो मेरे ख्याल से जो लेंथ है वो π/2 माइनस 2x हो गई। ये सर आपके रेक्टेंगल की पेरीमीटर 2 टाइम्स दिस प्लस 2 टाइम्स दिस एंड दिस, मानते हो ये x पर y निकाल दो, दैट इज 2 sin 2x। फंक्शन क्या था? 2 sin 2x, यही था ना 2 sin 2x। तो 4 लिख दू, 4, क्योंकि ये हाइट और ये हाइट सेम ही तो हुई, 4 sin 2x। बुद्धू बना के यही टोटल, एक मैक्सिमम मिनिमा का एक सिंपल सा क्वेश्चन एरिया में जाके पुट कर दिया, वो भी डिफिकल्ट वे में, है ना। तो मेरे ख्याल से दिस इज द पेरीमीटर, और मुझे लगता है कि डिफरेंशिएट करके यू विल बी एबल टू डू। डन। एंड डेफिनेटली x बिलोंग्स टू 0 से, वैसे x 0 से π/2 भी नहीं होगा, सिर्फ π/4। जल्दी से हाँ बोलो, सही कहा मैंने कि सर x 0 से π/4 होगा। सोचो। डिस्कशन ओवर? नहीं, सारे नहीं पूछोगे ना, तुमने बहुत सारे पूछ ले, बस चलो ओवर। लास्ट क्लास में कुछ प्रोबेबिलिटी कर रहे थे हम, है ना। ओके अरे यार,
लिख लो, अब की बार तो लिख दिया ना यार। E can only happen with one of the mutually exclusive and exhaustive events A1 A2 to AN। तो तुमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E पूछ रहा है वो कि व्हाट इज E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अभी लिखते हैं इसका रिजल्ट, है ना। फाइव सेकेंड्स मोर क्विकली। कॉपीड। यहां पर देखते हैं, बात को वेन डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस समझते हो ना तुम लोग कि सर ये डायग्राम, ये सेट सैंपल स्पेस है। नाउ एवरी इवेंट लाइज विद इन सैंपल स्पेस। तो A1 A2 A1 इवेंट, दिस इज A1 इवेंट, ब्लू कलर इज A1। तो कंफ्यूज मत होना कि सर वो सेट को आपने सर्किल क्यों नहीं बनाया। देख पा रहे हो कैसा सर, दिस इज A1 सेट, A1। इसी तरह से A2, तुम सोच पा रहे हो कि सर A1 A2 एग्जॉस्टिव, A1 A2 AN एग्जॉस्टिव होना चाहिए और एक्सक्लूसिव होना चाहिए। एक्सक्लूसिव का मतलब समझते हो ना, देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन A1 A2। किसी भी दो इवेंट A1 से AN में आपस में इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। सही। मान लो लाइक दिस इज योर A2, दिस इज A2। तो फील कर पा रहे हो ना कि जो भी मैंने शो किया है दे आर एक्सक्लूसिव, है ना। सो लाइक दिस इवेंट्स शो करते जाओ। एंड सो ऑन। फाइन। टिल AN। तो फील कर जाना कि आपस में, अब यार सारे तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा ना, तो डैश 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 डॉट डॉट डॉट, तो कोई भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तुम फील कर पा रहे हो कि सर AN इवेंट ये है, तो देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन AN A1, बिटवीन AN एंड नेक्स्ट नेबर जो भी है AN -1 एंड सो ऑन। फाइन, देयर इज नो इंटरसेक्शन, राइट। नाउ इवेंट E, इवेंट E के बारे में क्या बताया गया है कि इवेंट E जो है भाई, हर इवेंट सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, वो भी इसी बॉक्स के अंदर बनेगा। ठीक, से लाइक दिस इज E इवेंट। तो क्या फील कर पा रहे हो कि सर E का जो अक्रेंस है वो किसी ना किसी के साथ हो रहा है, या तो E हैपन विद A1, या फिर E हैपन विद A2, या फिर E हैपन विद A3 A4 एंड सो ऑन टिल E हैपन विद AN। तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E गोइंग टू बी, है ना। तो आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज गोइंग टू बी देयर सम E हैपन विद A1, E and A1, or
तुम तो जानते हो सर, जब भी बात और होती है तो प्लस होता है, तुम लोग पीएनसी के जमाने से देखते आ रहे हो ना। और ई हैपन विद A2 है ना, तो जब भी एंड आता है तो मल्टीप्लीकेशन आ जाता है, जब भी और आता है तो सम आ जाता है, एकदम कॉमन सेंस नहीं। और ई हैपन विद A2 और ई हैपन विद A3 एंड सो ऑन, ई हैपन विद AM, है ना, जिसको तुम यहां डायग्राम में समझ पा रहे हो कि सर ये है E इंटरसेक्शन A1, ये है E इंटरसेक्शन A2, E इंटरसेक्शन A3 एंड सो ऑन, हियर इज E इंटरसेक्शन AN। इन सबका सम E की टोटल प्रोबेबिलिटी दे रहा है, राइट। तो बस ये जो रिजल्ट है ना, यही कहलाता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। सही। अब इसी रिजल्ट को मैं थोड़ा सा और गुड लुकिंग फॉर्म में लिख देता हूं। आई थिंक यू ऑल आर कंफर्टेबल विद मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, तो आई कैन राइट E intersection A1 like this and so on. ठीक है ना। बस ये कहलाता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, दैट्स इट। चिंता मत करो, ये सब रिजल्ट्स जो है ना अपने आप निकलते हैं। जब प्रॉब्लम्स करोगे ना तो यू विल गेट टू नो कि सर ये क्वेश्चन में सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग खुद अननोइंगली ये एक्सप्रेशंस खुद लिख लेते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी में ऐसा बहुत होता है कि हम हाईफाई नोटेशंस में नहीं समझते, बगैर समझे हुए भी हम लोग प्रोबेबिलिटी का आंसर सही कर ले जाते हैं विदाउट नोइंग कि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दी, हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा दी, उसके बावजूद हम लोग प्रोबेबिलिटी का सवाल सही कर ले जाते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कंसेप्ट्स बहुत वेल डेवलप्ड है ना, तुम एक एक टर्म को प्रॉपरली समझ करके बढ़ रहे हो, तो इसलिए तुम क्या बोलोगे, तुम कहोगे कि हम लोग तुक्के से नहीं कर लेते हैं, हमें आप जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे ना कि ये प्रोबेबिलिटी का आंसर है, हम उसमें आपको एक एक टर्म का मतलब समझा देंगे कि ये प्रोबेबिलिटी किसकी है ना। ये एक्सप्रेशन में जो लिख रहा हूं मैं, उसमें एक एक टर्म का मीनिंग एक्सप्लेन कर सकता हूं। समझ पा रहे हो बात? इजी। फाइन। अब एक छोटा सा काम करता हूं, है ना, दोबारा से हमको फिर से इतना भारी स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा। एक्चुअली टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का ही एक एक्सटेंशन है, दैट इज कॉल्ड बेस थ्योरम। ठीक है, तो लेट्स नॉट राइट द स्टेटमेंट अगेन। स्टेटमेंट यही है, ये जो स्टेटमेंट है ना यही है, दिस इज रिटन, है ना। तो इसी के थ्रू तुमको बेस थ्योरम पे लेके जाता हूं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का तो आंसर तुम्हारा आ गया कि सर इसको तुम यहीं पर लिख के निपटा दे। फाइन, दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट।
नाउ लेट अस टॉक अबाउट बेस थ्योरम। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। स्टेटमेंट कॉपीड, लेट दिस है ना, अप टू हियर एवरीथिंग इज सेम। देन बस तुमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है दैट इज समथिंग डिफरेंट। तुमसे पूछा गया गिवन दैट E happen, find the probability of occurrence of A3, find this। ठीक है, तो तुम एप्टीट्यूड से कर दोगे ना कि सर ये तो कंडीशनल है और ये तो बहुत इजी है। A3 इंटरसेक्शन E अपॉन E, सही। एंड व्हाट इज E? E तो टोटल प्रोबेबिलिटी से आएगा, क्योंकि आपका स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट क्या है। तो योर डिनोमिनेटर इज सिंपली देखो दिखाई दे रहा है क्या? एक बार डिनोमिनेटर पढ़ने में आ रहा है क्या? सही है यार। अगर ऑल इंडिया रैंक 1 की कोई स्ट्रैटेजी होती ना, है ना, कि देयर इज सम स्ट्रैटेजी टू बी फॉलोड टू गेट रैंक 1, तो पता मेरा बेटा रैंक 1 होता है। समझ गए? और जो सो कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूट्स, सोचो उनके उन ओनर्स के बेटे क्या होते हैं। समझ गए ना? और पता करना कि उनके बेटे क्या कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने इंजीनियरिंग की कहां से की, तो तुमको कईयों के बारे में मालूम पड़ेगा कि सर आज जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो क्लेम करते हैं उनके खुद के बेटों ने किसी प्राइवेट, है ना, या दुबई जाकर के बिट्स दुबई, नहीं, इस तरह की बातें सामने आएंगी। तो देर इज नथिंग कॉल्ड स्ट्रैटेजी, दिस इज स्टूडेंट ओनली। ओके, जिसमें पढ़ने का फील है, जिसको पढ़ना है वो ही ला पाएगा, किसी के कराने से नहीं आता है। ओके, तो A3 इंटरसेक्शन E, एक सेकंड, मैंने सही तो लिख दिया ना? A3 इंटरसेक्शन E, देखना। तो ये जो रिजल्ट है ना, इसे बेस थ्योरम कहते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, तो इसे भी अगले पेज में चलो जनरलाइज कर देता हूं। तो बेस थ्योरम वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे में से जो लोग मुझे ये सब बातें बताते हैं कि सर भाई यूट्यूब पर ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसका मतलब तुम लोग यूट्यूब देखते हो? हाँ, तुम्हारे पास होमवर्क करने से समय मिल जाता है तुमको कि सर वो आपका होमवर्क इतना कम था कि हमने रेस्ट ऑफ द टाइम होमवर्क फिनिश करके स्ट्रैटेजीज क्या कहते हैं, वन शॉट। ठीक है ना, वन शॉट, ये सब भी देख डाला। तो यार होमवर्क बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब है। ओके, तो गिवन E ए के, अरे कोई भी ए के पूछ ले रहा हूं, K1 हो सकता है, K2 हो सकता है, K3 हो सकता है, सही है ना? तो दिस प्रोबेबिलिटी, तो जो भी रिजल्ट है ना वो कहलाता है बेस थ्योरम। दैट्स इट, कि सर ये रहा बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ E विच इज
तो अगर तुम लोग रियली मेरे स्टूडेंट्स हो तो नेक्स्ट टाइम से ये वाईटी है ना, या एनीथिंग एल्स, ये सब बंद हो जाना चाहिए टिल एग्जाम्स। जेईई एडवांस तक ये सब बकवास एकदम बंद हो जानी चाहिए, ठीक है। एडवांस के बाद तुम लोग कुछ भी करो कि सर हो गया सिलेक्शन, अब चलो एंजॉय करते हैं, ठीक है। डन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम। बस इतनी छोटी सी बात है कि कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर n के बीच का। डन। खाना खाते वक्त जो होमवर्क के सवाल नहीं बनते हैं ना, उनको दिमाग में सोचा करो, समझे। और ऐसा मेरे साथ बहुत होता है, जो कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट प्रॉब्लम अटक जाता है ना कि यार कई तरीके से सोचा था लेकिन नहीं हुआ, तो मैंने ऐसा मोस्टली देखा है कि जब मैं सुबह सो करके उठता हूं और थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम स्पेयर है ना, कि कहीं वॉक कर रहा हूं या क्या, जब एकदम फ्रेश मूड है ना, तो उस मोमेंट मुझे वो सॉल्यूशंस क्लिक करते हैं जिसको मैं बहुत देर तक भी ट्राई किया था लेकिन मुझसे नहीं बना था, ठीक है ना। तो तुमको खाने की टेबल में खाना खाते वक्त भी तुम्हारे जो सवाल नहीं बने होंगे ना, जिनको तुम पेन पेपर लेकर के बहुत घंटों दिया लेकिन नहीं बना, और खाने की टेबल पर तुमको आइडिया स्ट्राइक होगा विदाउट पेन पेपर, और तुम खाना खाते उठ के भागोगे कि चलो जल्दी से करता हूं इसको, ठीक है ना, और देखना वो सवाल बन जाएगा। चलो लिखो, प्रॉब्लम लिखो। वॉक करो, ठीक है ना, इससे थोड़ा माइंड फ्रेश करना है। वॉक करो, घर से बाहर निकलो, कमरे से बाहर निकलो, कहा था मैंने, ठीक है ना, कमरे से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। A lady has, क्विकली, टीवी देखना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना, मोबाइल, यूट्यूब, इनसे फार बेटर इज टेलीविजन, ठीक। अ लेडी हैज 3 कंपार्टमेंट्स इन हर पर्स। A lady has 3 compartments in her purse. Full stop. First compartment contains one 10 rupee and 2 5 rupee coins. 1 10 rupee and 2 5 rupee coins. Second compartment contains two 10 rupee and 3 5 rupee coins. Second compartment contains 2 10 rupee and 3 5 rupee coins. And third contains 3 10 rupee and third contains 3 10 rupee and 4 5 rupee coins.
4 5 rupee coins. Full stop. She randomly selects a compartment. She randomly selects a compartment and draws a coin. And draws a coin. Find the probability that drawn coin is a 10 rupee coin. Drawn coin is a 10 rupee coin. Karo, I repeat, a lady has 3 compartments in her purse. First compartment contains 1 10 rupee and 2 5 rupee coins. Second contains 2 10 rupee and 3 5 rupee coins. And third contains 3 10 rupee and 4 5 rupee coins. She randomly selects a compartment and draws a coin. Find the probability that drawn coin is 10 rupee. ठीक है आयुष? इस कंसेप्ट का नाम आयुष बता सकते हो कि ये जो रिजल्ट तुमने लिखा है यूजिंग विच कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को नाम क्या है? सही कह रहे हो अंशुमन. अरे जाना चाहिए यार, नहीं मॉर्निंग वॉक से दिमाग खुलता है. चलो, कंसेप्ट का नाम नहीं बताओगे? आई थिंक दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, नॉट बेस थ्योरम. ठीक है ना? तो प्रॉब्लम को सबने समझ लिया ना कि सर देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज. एक कंपार्टमेंट 1 सेलेक्ट हुआ. अरे 3 कंपार्टमेंट है तो मानते हो कंपार्टमेंट 1 सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3. नाउ knowing that it is compartment 1, drawn coin is 10 rupee. 1/3 is the probability. और compartment 2 is selected. मानते हो compartment 2 की probability again 1/3. Given that it is compartment 2, probability drawn coin is 10 rupee. तो कितने 2 और 3 है ना, 2/5. गलत तो नहीं लिख रहा हूं ना मैं? और compartment 3 is selected 1/3. Given that it is compartment 3, drawn coin is 10 rupee. I think 3/7, right? 3 10 rupee and 4 5 rupee. मानते हो ये सबका आंसर आना चाहिए. ठीक है? This will be the right answer. तो मुझे लगता है कि तुम लोग समझ पा रहे हो कि सर अननोइंगली हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का इस्तेमाल कर दिया. चाहो तो वेन डायग्राम से समझा सकते हो कि देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज. इट इज कंपार्टमेंट 1 सेलेक्टेड, इट इज कंपार्टमेंट 2 सेलेक्टेड, इट इज कंपार्टमेंट 3 सेलेक्टेड. मैंने इवेंट्स को नाम दिया है. सही है? और मुझको प्रोबेबिलिटी ई पूछा गया है. ई क्या है? ड्रॉन कॉइन इज 10 रुपी. सही है? तो आई गेस तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछा गया है. तो मानते हो जो ई का अकरेंस है वो इस में से किसी एक इवेंट के साथ होगा. इट विल हैपन विद C1 और C2 और C3 और बस C1 C2 C3 तीन ही तो है. तो आई थिंक तुम समझ पा रहे हो कि सर ये जो आपने 1/3 into 1/3 लिखा है ये
E गिवन C1 है, ये टर्म E गिवन C2 है, और ये टर्म E गिवन C3, और आई थिंक 1/3 ये तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है ना, C1 C2 C3 दे आर ऑल इक्वल टू 1/3। आसान था ना प्रॉब्लम, क्विकली। तो दिस वॉज नथिंग बट total probability, find probability of E. This was my problem. Okay, 5 seconds quickly. हाँ, लोग इंस्टिंक्ट से ही करते हैं, मैंने तो कहा तो था, पहले कह दिया था मैंने, प्रोबेबिलिटी वो चैप्टर है जिसको लोग एप्टीट्यूड से कर लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन तुमको टेक्निकल टर्म्स पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि कहा ना यही लाइफ है तुम्हारी आगे, ठीक है। तो आगे जाकर के बहुत काम में आने वाला टॉपिक है। लिखो, अ लॉट कंटेन्स LOT, अ लॉट कंटेन्स 20 आर्टिकल्स। A lot contains 20 articles, full stop. The probability that the lot contains exactly 2 defective articles is 0.4. The probability that the lot contains exactly 2 defective articles is 0.4, and the probability that lot contains exactly 3 defective articles, and the probability that lot contains exactly 3 defective articles is 0.6. Full stop. Articles are drawn from the lot at random, one by one, without replacement. One by one, without replacement, and are tested till all defective articles are found. Till all defective articles are found. एक मिनट, तुम्हारा स्क्रीन स्लाइड नहीं हो रहा है ना, तो थोड़ा सा इसका रिकॉर्डिंग कर लेता हूं कि देखो, तुम लोग चैट में लिखने की कोशिश करो, मैं रियली देखना चाहता हूं कि स्लाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कर रहे हो ना कोशिश? हाँ, ये स्लाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं ये जो स्क्रीन है ये मैं काफी देर से देख रहा हूं। हो गया स्लाइड? चलो ठीक है, स्लाइड इसका मतलब वर्किंग। क्या है ना, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स को रिमूव करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। And are tested till all defective articles are found. Okay,
यार आईफोन दिखा के क्या करूंगा, दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टेस्टिंग प्रोसीजर, find the probability that testing procedure ends at 12th test, 12th testing. Find the probability that testing procedure ends at 12th testing. I repeat है ना quickly. A lot contains 20 articles. The probability that lot contains exactly 2 defective articles is 0.4. The probability that lot contains exactly 3 defective articles is 0.6. Articles are drawn from the lot at random one by one without replacement and are tested till all defective articles are found. Find the probability that the testing procedure ends at 12th testing. करो, JEE 89 का प्रॉब्लम है ये। क्या बात है अंशुमन, वेरी गुड, परफेक्ट। मेरे ख्याल से पीएनसी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल तो नहीं हो रही है। प्रोबेबिलिटी के अपने थ्योरम्स बना दिए हमने, मल्टीप्लिकेशन, बाकी बेसिक पीएनसी तो आनी ही चाहिए। तो अगर कोई चाहता है तो वो साथ में रिवाइज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि प्रोबेबिलिटी के साथ में पीएनसी को भी रिवाइज कर लिया। ओके, आई थिंक प्रॉब्लम अटेम्प्टेड है ना। तो प्रॉब्लम को तुमने इतना तो समझ लिया कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज है ना। लॉट कंटेन्स 2 डिफेक्टिव। नाउ इफ लॉट कंटेन्स 2 डिफेक्टिव पॉइंट, ठीक है ऋतुराज, ठीक है, लॉट कंटेन्स 2 डिफेक्टिव। नाउ knowing that कि लॉट कंटेन्स 2 डिफेक्टिव,
आई वॉन्ट टेस्टिंग टू एंड इन 12th टेस्ट। ठीक, तो अब मैं यहां पर प्रोबेबिलिटी लिखने जा रहा हूं, टू एंड इन टेस्टिंग टू एंड इन 12th टेस्ट। तो मानते हो जो 12th टेस्ट है, सोच पा रहे होगे कि सर 12 टेस्ट तक आपके दोनों डिफेक्टिव ड्रॉ हो जाने चाहिए। तो क्या तुमको लगता नहीं कि जो 12th टेस्ट है उसमें तो डिफेक्टिव आना ही पड़ेगा? सोचो, इस बारे में सोचो कि 12th टेस्ट में डिफेक्टिव और जो फर्स्ट 11 है, जो फर्स्ट 11 है ना, उसमें एक डिफेक्टिव। बिकॉज आई वॉन्ट कि मेरे दोनों डिफेक्टिव 12th टेस्ट तक ड्रॉ हो जाने चाहिए। सोच पा रहे हो बात को? ठीक, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ दो डिफेक्टिव की पोजीशन पर कंसंट्रेट कर रहा हूं कि आप तो मुझे ये बताओ कि आपके दो डिफेक्टिव किस पोजीशन पर ड्रॉ हुए। ठीक, तो मेरे ख्याल से जो लोग सोच पा रहे हैं दे विल से कि सर फॉर फेवरेबल आपके जो दो डिफेक्टिव है ना, फेवरेबल फर्स्ट 11 में एक आ जाए और एक 12th में आ जाए। ठीक, दिस इज फेवरेबल, 11 C1 और एक 12th में। एंड टोटल वेस कि वो दो डिफेक्टिव कौन सी पोजीशन में, तो मानते हो सर आउट ऑफ 20 किसी भी प्लेस पे, क्योंकि देयर आर 20 आर्टिकल्स ना, तो 20 में से किसी भी दो पोजीशन को आपका दो डिफेक्टिव ऑक्यूपाई कर ले। बुद्धि लगाओ मैंने क्या किया, सही। अब इसी तरह से तुम सोच पा रहे हो। और द लॉट कंटेन्स 3 डिफेक्टिव, 0.6। नाउ नोइंग दैट, गिवन दैट लॉट कंटेन्स 3 डिफेक्टिव, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ वो 3 डिफेक्टिव पर फोकस कर रहे हो कि वो 3 डिफेक्टिव कहां आएगा। तो जो समझदार लोग हैं दे आर सेइंग कि सर एक डिफेक्टिव तो 12th प्लेस पर, और जो दो डिफेक्टिव हैं वो फर्स्ट 11 में है ना। तो 11C2 इंटू 1, ये आपकी पोजीशन मैंने डिसाइड कर ली फॉर 3 डिफेक्टिव। एंड टोटल वेज फॉर 3 डिफेक्टिव एनी 3, 20 में से कोई से भी 3। तो आई थिंक दिस इज माई आंसर। ठीक, इसी प्रॉब्लम को हम मल्टीपल वेज में कर सकते हैं, है ना। तो लेट्स सी, आई थिंक ये सॉल्यूशन बहुत परफेक्ट है ना। बाकी तुम समझ पा रहे हो कि मैंने सर टोटल प्रोबेबिलिटी का आइडिया यूज किया है कि जो आपकी टेस्टिंग एंड होगी 12th में, वो देयर आर 2 डिफेक्टिव एंड टेस्टिंग एंड्स इन 12th टेस्ट, या देयर आर 3 डिफेक्टिव। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं क्वेश्चन में। 0.4 0.6 को पढ़ के तुम समझ चुके होगे ना कि सर देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ओनली, देयर आर 2 डिफेक्टिव, देयर आर 3 डिफेक्टिव। ठीक, अब इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर तुम करना चाहते हो कि सर इतना इजी सॉल्यूशन नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो कि चलो हम प्रॉपरली प्लेस बताते हैं। ठीक है, तो मानते हो, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 11 लिखते हैं कि पहले 11 आर्टिकल की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, पहले 11 है ना। तो मानते हो जो फर्स्ट 11 आर्टिकल है ना, फर्स्ट 11, तो फर्स्ट 11 आर्टिकल्स में फेवरेबल देयर टू बी 10 नॉट डिफेक्टिव एंड 1 डिफेक्टिव। तो आई एम गोइंग टू राइट आर्टिकल्स ड्रॉन इन फर्स्ट 11। मैं पहले फर्स्ट 11 में आर्टिकल की प्रोबेबिलिटी लिखने जा रहा हूं। तो पहले 11 टेस्टिंग में कौन किस ऑर्डर पे आ रहा है, नॉट इंपॉर्टेंट, एक डिफेक्टिव आ जाए और बाकी नॉट डिफेक्टिव आ जाए, 18C10, और एनी 11 आर्टिकल्स टोटल वेस कि सर दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 डिफेक्टिव एंड 10 नॉट डिफेक्टिव इन फर्स्ट 11। अब 12th टेस्ट की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं।
तो मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो, मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखने जा रहा हूं। नोइंग दैट व्हाट हैपेंड इन फर्स्ट 11, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 12th टेस्ट विल रिजल्ट इन डिफेक्टिव। ये कंडीशनल होगी ना यार, तुम पहले 11 की प्रोबेबिलिटी लिख चुके हो, तो अब जब तुम 12th की प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो वो कंडीशनल होगा ना कि व्हाट हैपेंड इन 11 नोइंग दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ 12th। तो 12th में तुम क्या चाहते हो कि इट शुड बी डिफेक्टिव, 1 फेवरेबल एंड टोटल 9। 1/9 इज द प्रोबेबिलिटी 12th टेस्टिंग इज डिफेक्टिव। कुछ गया दिमाग में, बस अब तो तुम समझदार हो कि सर इसी तरह से ये भी कर लूंगा। फर्स्ट 11, 9 नॉट डिफेक्टिव एंड 2 डिफेक्टिव, 17, 3, 20C 11, 12th one is defective। सही। इजी नहीं? अब अगर कोई बिल्कुल इंटरेस्टेड है कि सर इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से करें क्या, तो चलो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भी कर लेते हैं, ठीक है ना। दिस ऑल्सो इज अ गुड सॉल्यूशन ना। अरे हर वो मेथड जिससे सवाल बन जाए, तुम लोग को लॉ पता है सर, हर वो मेथड गुड मेथड होता है कि अरे सवाल बन गया क्या कम बड़ी बात है, ठीक है ना। ओके, यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। मैं एकदम एक एक इवेंट, पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल, ऐसे करके मैं पूरे 12 आर्टिकल तक की प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं, है ना। तो चलो एक केस करते हैं। अगर लॉट में 2 डिफेक्टिव है तो मैंने कोई एक केस किया कि सर पहला डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, देन डिफेक्टिव। ये मैंने 12, तुम यही चाहते हो ना कि टेस्टिंग शुड एंड इन डिफेक्टिव, 12th टेस्ट विद डिफेक्टिव, यही चाहते हो ना कि 12th टेस्ट पर एंड हो जाए। तो मैंने कोई एक एग्जांपल लिखा है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। अरे आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, गॉट इट। पहला आर्टिकल डिफेक्टिव 2/20 एंड सेकेंड आर्टिकल नॉट डिफेक्टिव। तो तुम समझ रहे हो सर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग रही है। सेकेंड आर्टिकल इज नॉट डिफेक्टिव गिवन दैट फर्स्ट वॉज डिफेक्टिव, 18/19, then next not defective 17, 18 and so on till 11th article और ये रहा तुम्हारा 12th डिफेक्टिव। सही। अब मुझे एक बात सोचना, ये तो तुमने एक केस किया है कि सर अगर ये हुआ तो आपकी प्रोबेबिलिटी ये आएगी, ठीक। मान लो ऐसे कि नहीं नहीं, पहला आर्टिकल नॉट डिफेक्टिव, देन डिफेक्टिव, देन नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव। तो थोड़ा सा तुम ध्यान देना, तो यू विल कम टू नो कि सर इसकी प्रोबेबिलिटी यही आ रही है। चाहो तो आप देख लो, ये लिखा जाएगा 18/20, सही कहा मैंने। फिर ये लिखा जाएगा 2/19, 17/18। तो तुम नोटिस करोगे कि सर इसका आंसर सेम ही है ना। तो और क्योंकि तुमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, तो इट इज इंपॉर्टेंट ना कि तुम किस इवेंट का कर रहे थे, फर्स्ट आर्टिकल, सेकेंड आर्टिकल, थर्ड। तो इस तरह से सारी पॉसिबिलिटीज, दिस और, तो हाउ मेनी केसेस, कितने केस ऐसे बनेंगे और हर केस का आंसर सेम है। तो मानते हो कितने केसेस हैं ये? 11 केसेस कि सर डिफेक्टिव एट सेकेंड, डिफेक्टिव एट थर्ड, डिफेक्टिव एट 11th। तो देयर आर 11 केसेस। मेरे ख्याल से मेरी बात को समझ गए तुम लोग। यू विल गेट द सेम आंसर, नो डाउट। अब इसी तरह से तुम फॉर दिस पॉसिबिलिटी भी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगा लो। 0.6 कोई भी एक केस मान के कर दो ना क्वेश्चन, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, नॉट, 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 नॉट डिफेक्टिव।
है ना, सबको पता है सर आंसर जितने भी केसेस होंगे सबका सेम ही आंसर होगा। तो आई एम डूइंग probability to this, first is defective, second is defective, third is not defective, like that. 320, 219, 17, 18 and so on. सही, and number of cases is obviously 11 C2. Easy. होमवर्क बहुत बाकी है सैटरडे तक, तो एक काम करता हूं ना, तुम्हारी मदद कर देता हूं। कल के लिए तुमको कुछ होमवर्क देता ही नहीं है ना, तुम सिर्फ वेक्टर्स करो। नाउ हैप्पी कि सर आज वेक्टर्स करेंगे, कल वेक्टर्स करेंगे, सैटरडे को डिस्कस होगा, ठीक है। तो नो होमवर्क फॉर टुमारो। बाकी जिनका कंप्लीट है मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जिसका कंप्लीट है उसको पता है ना कौन सा चैप्टर करना है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन पर स्विच कर जाना है कि सर मेरा सब कंप्लीट है, मैं क्या करूं। तो तुम भाई डीई की शीट सॉल्व करना शुरू करो, एक्सरसाइज 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। चलो भाई, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।